हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 6th लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 5 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, तो पांचों लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन। और फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना। फैराडेज के लॉज और लेंज लॉ एक्सप्लेन किया है, जिसके बेस पे ये पूरा चैप्टर जाता है तुम्हारा। और स्पेशली अभी आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ ट्रांसफॉर्मर्स, उसके लिए तुमको पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देख के आना है, विच इज़ लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मर्स के पीछे जो मैकेनिज्म है उसको समझाया है, दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन देखा है तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चलो, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो देख सकते हो। देखो, ट्रांसफॉर्मर हमको पढ़ना है। व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर इज़ बेसिकली अ डिवाइस which converts low voltage AC यानी alternating current, so it can convert a low voltage alternating current to high voltage alternating current and vice versa। यानी अगर हाई वोल्टेज है तो उससे लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है। इसका यूजेस मैं तुमको बता देता हूँ। बहुत कॉमन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे बोलते हैं घर पे कभी लाइट गया या कुछ गया तो तुम बोलते हो बगल में ट्रांसफॉर्मर चल गया। व्हाट इज़ दैट ट्रांसफॉर्मर डूइंग? तो जो इंडस्ट्री ग्रेड से या जो पावर स्टेशन से बिजली बन के आती है, तो वो बिजली बन के 230 वोल्ट्स पे नहीं आती। हमको घर में 230-220 वोल्ट मिलता है, बट वो 230-220 वोल्ट पे वहाँ से नहीं भेजा जाता है, वहाँ से भेजा जाता है काफ़ी हाई वोल्टेज पे। और इनफैक्ट जो तुम्हारे नियर बाई ट्रांसफॉर्मर में, नियर बाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आता है, वहाँ वो 11,000-12,000 वोल्ट्स के रेंज में होता है। बट उसको जब घरों में भेजना होता है तो हम 11,000-12,000 वोल्ट तो भेज नहीं सकते। सो व्हाट डू? वी डाउन दैट वोल्टेज और वी रिड्यूस दैट वोल्टेज यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर। यानी हम यहाँ पे हाई से लो में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और घर में हमारे आती है 230 वोल्ट्स। तो कहीं हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो हम यूज़ करते हैं, कहीं वोल्टेज कम करना है तो भी यूज़ करते हैं। समझ में आया? ओके, एक और सिंपल एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, हर रोज़ हम यूज़ कर रहे हैं। अपने घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है? 230। बट अपने फ़ोन को चार्जिंग करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है? 5 to 9 वोल्ट्स मैक्सिमम चाहिए होता है। तो वो जो चार्जर तुम कनेक्ट करते हो सॉकेट में है 230, तुमको मिल रहा है फ़ोन में 5, तो वो 230 से 5 कौन कर रहा है? कम कौन कर रहा है? ट्रांसफॉर्मर कम कर रहा है। तो तुम्हारे चार्जर में एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। इनफैक्ट चार्जर में ही नहीं, तुम्हारे सीलिंग फ़ैन में, तुम्हारे एयर कंडीशनर में, तुम्हारे कूलर में, तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में, सब जगह ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा वाइड है। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। बोलोगे इतना बिल्डअप क्यों दे रहे हो सर, पढ़ाओ। सो लेट्स सी, पढ़ लेते हैं किस बेसिस पे काम करता है। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है, चलो, सो लेट्स सी इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे। हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड? कंस्ट्रक्शन में वी हैव अ फेरोमैग्नेटिक कोर। एक फेरोमैग्नेटिक कोर होता है। कोर मतलब एक बेस होता है जिस पे हम वाइंडिंग करते हैं। तुमको याद हो, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस में पढ़ा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने देखा है कि 2 कॉइल्स होने चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो वही प्राइमरी और सेकेंडरी का बात हो रहा है। यहाँ वाइंडिंग करते हैं कुछ ऐसे। ये बन गया अपना प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में कहीं से सोर्स है वोल्टेज का। ये जो वोल्टेज का सोर्स है ये बनेगा हमारा इनपुट वोल्टेज। और यहाँ सेकेंडरी कॉइल होगा, या सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं वो कम है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े ज़्यादा है। ये अपना बन गया आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज़ आवर ई इनपुट, और इसको हम बोलेंगे ई प्राइमरी। ये हमने प्राइमरी कॉइल में दिया हुआ है वोल्टेज, सो दिस इज़ ई प्राइमरी। और ये हमको सेकेंडरी में मिल रहा है, तो ये हो गया ई सेकेंडरी। दिस इज़ आवर सेकेंडरी कॉइल, दिस इज़ आवर प्राइमरी कॉइल, and this is our ferromagnetic core.
क्या है ये? फेरोमैग्नेटिक कोर। समझा? तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में इतना ही है। क्या क्या है देखो ज़रा ध्यान से। 2 coils are wounded on a ferromagnetic core as shown in the figure. 2 coils are primary and secondary, where primary consists of n primary number of turns and secondary consists of n secondary. Yeah, basically number of turns in primary is n primary and number of turns in secondary is n secondary or ns. ठीक है? Then primary is supplied with primary is supplied with input voltage E primary एंड देन सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड एज ई सेकेंडरी। तो ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। अब हमको समझना है, देखो ग्रेविटी अपने काम पे लगी हुई है। सो अब हमको समझना है कि इसमें जो इंडक्शन का फिनोमेना है वो कैसा है। देखो यहाँ हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है। अभी तुमको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट अगर पता होगा तो ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल फॉर द सेक अगर नहीं पढ़ा है तुमने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर तो कोई बात नहीं है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है। पहले तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देखो कैसा होता है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अपना वैल्यू चेंज करता है और डायरेक्शन चेंज करता है। हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है, अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव होता है, और इस हाफ साइकिल में भी इसकी वैल्यू बढ़ती है और कम होती है। सेम गोज फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल, सेम गोज फॉर द थर्ड हाफ साइकिल एंड सो ऑन। तो ये जो ईएमएफ का ग्राफ है, ऐसा ही ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट का भी होता है। तो जैसे ईएमएफ चेंज हो रहा है वैसे ही करंट भी चेंज होता है। ठीक है? तो यहाँ जो मैंने सपोज ईएमएफ लगाया है तो इसके वजह से इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है आई प्राइमरी। समझा? और ये करंट कैसा होगा? ये करंट ऐसा होगा। ये करंट बढ़ेगा, कम होगा, नेगेटिव होगा, बढ़ेगा, कम होगा एंड सो ऑन। बेसिकली एक बार अपना डायरेक्शन इधर रखेगा, एक बार अपना डायरेक्शन इधर, यानी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो इस करंट के वजह से ज़रा ध्यान दो, मैं बोल सकता हूँ इसके हर एक कॉइल में ऐसा करंट फ्लो कर रहा है आई प्राइमरी। तो इस करंट के वजह से मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊँ तो फील्ड लाइन्स मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ ऐसे जाता हुआ मिलेगा, फील्ड लाइन्स। बोलो हाँ या ना? ऐसे फील्ड लाइन्स मिलेंगी जाती हुई। अब देखो ये जो कोर लगाया है ना, सारा काम इसका ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है ना, फेरोमैग्नेटिक कोर का एक स्पेशलिटी होता है, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का स्पेशलिटी होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का स्पेशलिटी क्या है? हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में देखा है कि फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाने देता है, फील्ड लाइंस को पकड़ के रखता है, सारे फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास कराता है। तो ये जो फील्ड लाइन इस कॉइल से बन रही है या इस कॉइल में बन रही है, ये इस फेरोमैग्नेटिक कोर के वजह से सेकेंडरी कॉइल से भी पास करेगी। एंड देन एज हमको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, तो वो यहाँ जाके यहाँ आके क्लोज हो जाएगा। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी वाली सेकेंडरी से पास करती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, प्राइमरी में जो फ्लक्स आया है वो घूम के सेकेंडरी में भी जा रहा है। फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ या ना? इस पे काफ़ी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम फ्लक्स से रिलेटेड। सो फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्राइमरी की हैं वो सेकेंडरी में भी पास कर रही हैं। यही सेम कुछ प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्टेंस में था, जहाँ दो कॉइल्स बगल बगल रखे थे, एक का फ्लक्स दूसरे से पास करता था जिसकी वजह से दूसरे में ईएमएफ आता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो करंट हमने दिया है ये वेरिएबल है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो वेरिएबल बनेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स जो आएगा वो वेरिएबल आएगा। ये फ्लक्स वेरी हो रहा है यानी प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। वैसे ही यही फ्लक्स सेकेंडरी से पास कर रहा है तो सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट फर्क क्या है, दोनों में फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग है। फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो सेम है, बट फ्लक्स का वैल्यू अलग अलग है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। पता हो अगर तुमको, NBA, तो अगर एक कॉइल है तो फ्लक्स होता है BA, अगर n कॉइल्स है तो फ्लक्स होता है NBA। तो देखो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स का ही तो फर्क है ना, दोनों कॉइल्स में। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है n प्राइमरी, सेकेंडरी में है n सेकेंडरी, और देखने से समझ में आ रहा है सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो ओवरऑल सेकेंडरी में फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल सेकेंडरी में फ्लक्स का चेंज भी ज़्यादा होगा। तो कंस्ट्रक्शन आई होप समझ में आया होगा। अब मैं वर्किंग पे बात करूँगा। देखो वर्किंग में क्या है, वर्किंग में हमको इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर बनाना है या ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन बनाना है। कैसे बनेगा देखो, लेट द फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बी
इक्वल टू फाई। बोलो हाँ या ना। हर एक टर्न का फ्लक्स हमने कंसिडर कर लिया है फाई है, क्योंकि दोनों कॉइल्स में से सेम फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो एक टर्न का फ्लक्स सेम है, बट टोटल फ्लक्स क्या होगा, अलग अलग। सो देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, इसको मैं फाई प्राइमरी बोलता हूँ, ये हो जाएगा n प्राइमरी इंटू फ्लक्स थ्रू वन टर्न, यानी n प्राइमरी इंटू फाई। समझ में आया? सो देयरफॉर EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी विल बी, इसको मैं E प्राइमरी बोलूँ तो E प्राइमरी का वैल्यू हो जाएगा माइनस डी फाई प्राइमरी बाई डी टी, यानी ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ n प्राइमरी इंटू फाई, वेयर फाई इज फ्लक्स थ्रू ईच टर्न और n प्राइमरी है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये कहाँ से आया? ये आया फैराडेज लॉ। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। ये आ गया फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, सॉरी EMF थ्रू प्राइमरी। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ, सिमिलरली EMF थ्रू सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी जो अपना आउटपुट कॉइल है उसके थ्रू जो EMF होगा, कैन आई से इट विल बी E सेकेंडरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई सेकेंडरी बाई डी टी। और फाई सेकेंडरी क्या हो जाएगा, जैसे फाई प्राइमरी हो गया NP इंटू फाई, वैसे फाई सेकेंडरी हो जाएगा NS इंटू फाई। सो इट विल बी माइनस डी बाई डी टी NS इंटू फाई। बोलो समझ में आया? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे अपना इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको पूछता है इस ट्रांसफॉर्मर टॉपिक से। कभी कभी तुमको ऐसे बोलेगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंस्ट्रक्शन तो हमने जो डिस्कस किया वही तुमको लिखना है, कंस्ट्रक्शन तुम 2 लाइन में बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, तो तुम पीछे वीडियो में जाके उसको नोट डाउन कर सकते हो जैसे भी तुमको सूटेबल लगे, या तुमको टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ रिटन मिलेगा। ठीक है। सो देयरफॉर E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी अगर मैं करूं तो मुझे मिलेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ n प्राइमरी इंटू फाई अपॉन माइनस डी बाई डी टी ऑफ n सेकेंडरी इंटू फाई। देखो n सेकेंडरी और n प्राइमरी तो कांस्टेंट्स हैं, तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे, तो इनको मैं लिख सकता हूँ माइनस, या माइनस साइन तो चलो हट गया, दोनों में माइनस है, कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्राइमरी अपॉन n सेकेंडरी इंटू डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी फाई बाई डी टी। ये तो दिखाई पड़ रहा है, कैंसिल हो रहा है। सो फाइनली वी हैव आवर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इज इक्वल टू n प्राइमरी अपॉन n सेकेंडरी। यही है वो मैजिकल इक्वेशन जिसकी हम कब से तलाश कर रहे थे, है ना? तुम बोलोगे सर आप ही तलाश कर रहे थे। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस इक्वेशन से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा उस कॉइल में EMF भी ज़्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा उस कॉइल में EMF भी ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर देखो यहाँ पे मैंने सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न्स रखे हैं तो सेकेंडरी का EMF ज़्यादा आएगा। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें मुझे वोल्टेज बढ़ाना होता है आउटपुट में, तो मैं वहाँ सेकेंडरी में टर्न्स बढ़ा देता हूँ, और ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वहीं पे अगर मुझे वोल्टेज कम करना है तो मैं प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स रखता हूँ, सेकेंडरी में कम टर्न्स रखता हूँ, तो सेकेंडरी में वोल्टेज भी कम प्रोड्यूस होता है जो मेरा आउटपुट होता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये पॉज करके छाप लो, फिर हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो मैंने अभी जस्ट बोला। आई होप तुमने लिखा होगा, मैं ये रफ कर रहा हूँ। देखो अभी मैं साइड हटा था ना, उसमें जाके पॉज कर लो और लिख लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे है, सो यू कैन डू दैट। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि यहाँ से दिखाई पड़ रहा है क्या कि EMF जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। सो वी कैन से देयर आर 2 केसेस ऑफ दिस। सो देयरफॉर
इफ n secondary is greater than n primary, then E secondary will be greater than E primary, और इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा केस क्या है? इफ n secondary is less than n primary, then E secondary will be less than E primary, यानी आउटपुट में कम वोल्टेज मिल रहा है, ऐसे को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो अपने चार्जर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ हो रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ। अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था इस लेक्चर के, तो चार्जर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ हो रहा है ये तुम मुझे बताना, और ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, मैं रफ करूँगा और फिर हम इसमें थोड़ा आइडियल ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट और एनर्जी लॉसेस देखेंगे। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा एज एक्सपेक्टेड। हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर का। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? देखो, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जिसमें इनपुट में जितना पावर लगाओ आउटपुट में सेम पावर मिल जाए, या ऐसे समझो जितना एनर्जी इनपुट दिया है उतनी एनर्जी आउटपुट में आ जाए। ऐसा होता नहीं है, इसीलिए इसको आइडियल बोला है। आइडियल मतलब ये एक बेस्ट केस सिनेरियो लिया है। सो पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल टू पावर आउटपुट, और इनपुट में अपने पास कौन सा कॉइल है? अगर याद हो, इनपुट में अपने पास है प्राइमरी कॉइल, राइट, और आउटपुट में है अपने पास सेकेंडरी कॉइल, करेक्ट। सो दिस इज EMF इन प्राइमरी, EMF इन सेकेंडरी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n प्राइमरी, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है n सेकेंडरी। समझ लो इसमें करंट है I प्राइमरी, जिसके वजह से यहाँ एक इंड्यूस्ड करंट आता है I सेकेंडरी, समझा। तो अगर मुझे पावर की बात करनी है तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, सो देयरफॉर ये हो जाएगा E प्राइमरी इनटू करंट प्राइमरी इक्वल टू E सेकेंडरी इनटू करंट सेकेंडरी। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है। सो देयरफॉर I प्राइमरी अपॉन I सेकेंडरी। अब तक हमने EMF के लिए इक्वेशन देखा था ना कि EMF कैसे वैल्यू दे रहा है, तो EMF का वैल्यू हमको मालूम है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट आया। तो अब हम देखेंगे जो करंट मिल रहा है वो कैसा है, तो ये हो जाएगा E सेकेंडरी अपॉन E प्राइमरी। ये इधर गया, ये इधर आया, और हमको ऑलरेडी पता है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कि E सेकेंडरी बाई E प्राइमरी होता है N सेकेंडरी बाई N प्राइमरी। अभी लिखा ना, ज़रा ध्यान से देखो, करंट जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे इन्वर्सली डिपेंडेंट है। EMF नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट था, नंबर ऑफ कॉइल्स पे या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे। करंट इन्वर्सली डिपेंडेंट है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज़्यादा है तो करंट कम हो जाएगा प्राइमरी में, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा है तो करंट सेकेंडरी में कम हो जाएगा। तो ये जो है ये तुम्हारा कंप्लीट इक्वेशन है फॉर ट्रांसफॉर्मर। इसमें हमको करंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इंफॉर्मेशन कैसा मिल रहा है देखो यहाँ ध्यान से। सो देयरफॉर इफ n प्राइमरी इज लेस देन n सेकेंडरी, यानी यहाँ पे हमने सेकेंडरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं, देन EMF तो ज़्यादा आता है बट करंट जो आता है वो कम हो जाता है। तो तुमको दोनों चीज़ें बढ़ के नहीं मिलेंगी। तुम अगर सोचो कि तुम वोल्टेज भी बढ़ा के ले लो आउटपुट में और करंट भी बढ़ा के ले लो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट अपने आप कम हो जाएगा। समझो तुमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया सेकेंडरी में, तो तुमको लगेगा कि वोल्टेज और करंट ज़्यादा मिलेगा। नहीं, या तो तुम हाई वोल्टेज ले सकते हो आउटपुट में या तो हाई करंट ले सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो फॉलो करना है ना। बोलो हाँ या ना। ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना आ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो वैल्यू तुम दोगे वही वैल्यू तुमको आउटपुट में भी मिलेगी। सो दैट्स दैट। सिमिलरली इफ़ n प्राइमरी इज़ ग्रेटर दैन n सेकेंडरी, तो इस समय EMF जो होगा सेकेंडरी में वो तो कम आएगा, बट करंट जो होगा सेकेंडरी में वो ज़्यादा आ जाएगा। तो अगर तुम ज़्यादा करंट चाहते हो तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज़ करोगे बताओ? कौन से ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी में कम EMF आता था? अभी लिखा था, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे अभी तुम बोल ही दोगे। स्टेप डाउन वाला ट्रांसफॉर्मर यूज़ करोगे। तो अगर तुमको करंट ज़्यादा चाहिए आउटपुट में और वोल्टेज कम चाहिए तो तुम स्टेप डाउन यूज़ करोगे, और करंट कम चाहिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो तुम यूज़ करोगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर।
तो एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक चीज़ याद रखो, दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। दोनों चीज़ें क्या क्या? दोनों चीज़ें यानी ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट दोनों कभी नहीं मिलता है। दोनों में से एक ही चीज़ तुमको ज़्यादा मिलेगी, दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया सिंपल चीज़ें जो हमको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जाननी थी। अब हम बात करेंगे एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर की। कौन सी बात करेंगे? एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं एनर्जी लॉस के। पहला देखो एनर्जी लॉस क्या है। फर्स्ट इज हीट लॉस। हीट लॉस क्या है? हीट लॉस इज बेसिकली जब भी करंट फ्लो करता है वायर में से तो एक हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट का एनर्जी जो होता है वो कभी वापस नहीं आता है। ऐसे समझो पूरा हीट का एनर्जी कभी हम वर्क में नहीं ला सकते, विच इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अगर तुमको थर्मोडाइनमिक्स पता हो तो तुमने पढ़ा ही होगा अब तक थर्मोडाइनमिक्स। सो हीट लॉस के वजह से एक तो एनर्जी लॉस होता है, दूसरा इसको है ना कहीं एक्सप्लेन करने को नहीं पूछता है तुमको, खाली अगर पूछा तो राइट द 2 रीजंस फॉर हीट लॉस, या इन जनरल कभी एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक तो हीट लॉस है, दूसरा फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या है? फ्लक्स लीकेज हमने बोला आइडियली कि इसकी सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, बट ऐसा होता थोड़ी ना है। कोई फील्ड लाइन होगी जो यहीं पे बेंड हो जा रही है, ये देखो फील्ड लाइन ऐसे जाके यहाँ बेंड होके आ गई है, ये फील्ड लाइन यहाँ जाके ऐसे बेंड होके आ गई, ये थोड़ी ना यहाँ पहुँच पा रही है। तो फ्लक्स लीक भी हो रहा है, पूरा फ्लक्स 100% प्राइमरी का सेकेंडरी में नहीं जाता है। समझ में आया? तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स क्या है? जहाँ भी चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं वहाँ हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या बोला मैंने? जहाँ भी चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ करंट का वैल्यू याद है तुमको? करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, कम हो रही थी, और उनका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, और कभी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जा रहा है, कभी एक्सेलरेशन कभी डिसेलरेशन। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो भी एनर्जी एमिट हो रही है वो लूज हो जा रही है, वो वापस नहीं मिल रही है। तीसरा होता है चौथा होता है, देखो तीसरा बोल रहा हूँ, चौथा है इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुमको अभी तक एडी करंट्स का टॉपिक नहीं बताया है। एडी करंट्स क्या होते हैं? देखो हमने ये तो देखा कि कोई क्लोज्ड कॉइल है और इसमें से फ्लक्स चेंज किया तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट आता है, ये तो समझता है, चलो बढ़िया है। अगर कोई सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस है, समझो क्यूब है, मेटल क्यूब है, या कोई मेटल का शीट है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा एक पूरा एज अ होल सब्सटेंस है। एक एग्जांपल के लिए मैं तुमको ले लेता हूँ। समझो जैसे ये एक बुक है ना। अब इस बुक में से, पूरे बुक में से मैं फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ। पहले तो बुक में से फ्लक्स कैसे पास होगा? समझो इस बुक को उठा के मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जिसमें से फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रही हैं, यानी इसमें फ्लक्स है। अब मैं फील्ड का वैल्यू चेंज करूँ तो फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आना चाहिए एज पर फैराडेज लॉ। बट यहाँ कोई क्लोज सर्किट थोड़ी ना दिखाई पड़ रही है, कोई वायर नहीं है कि यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है। ये तो एक पूरा सब्सटेंस है ना, पूरा एक सॉलिड सब्सटेंस है जो क्लोज है, या बोल सकते हो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो यहाँ करंट कैसे आएगा? तो यहाँ करंट आने के लिए क्या होता है मालूम है? इस सब्सटेंस पे ये जो मेरा पूरा मटेरियल है, ये मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, बोलो हाँ या ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कराने लगता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक पूरे सर्किट में नहीं जा पा रहे हैं, तो करंट तो प्रोड्यूस करना है, इंड्यूस करंट तो आना ही है एज पर फैराडेज लॉ। तो इंड्यूस करंट किस फॉर्म में आता है? इंड्यूस करंट सर्कुलर करंट्स के फॉर्म में आता है। तो ये जो तुम्हारा शीट है ना, समझो जैसे ये मेटल का शीट था, तो मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सरफेस पे ही घूमने लगते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? करंट प्रोड्यूस करेंगे ना। तो ऐसे सर्कुलर करंट्स जो किसी मेटालिक सरफेस पे फ्लक्स चेंज होने पे बनते हैं, इनको बोलते हैं एडी करंट्स। अब यहाँ एक सरफेस नहीं है, ये पूरा एक क्यूब होता है, 3D होता है। तो यहाँ जो एडी करंट्स फॉर्म होते हैं ना, वो ऐसे सरफेस पे भी फॉर्म होते हैं, साथ में ऐसे 3 डायमेंशन में भी फॉर्म हो रहे हैं। 3 डायमेंशन मतलब क्या? 3 डायमेंशन मतलब यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर से बाहर, यानी इनसाइड से भी मूव कर रहा है। तो एडी करंट्स यहाँ पे 2D और 3D के फॉर्म में भी बनते हैं, और इन एडी करंट्स के वजह से ये पूरा मेटल प्लेट हीट होता है। हीट 2 वजह से आ रही है, एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है जिसके वजह से वायर हीट हो रहा है, जिसकी वजह से हीट एमिशन हो रहा है।
दूसरा, ये पूरा जो मेटालिक इनक्लोजर है, ये पूरा तुम्हारा मेटालिक कोर है, ये मेटालिक कोर में ही एडी करंट्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा कोर हीट अप हो रहा है। इसका सिंपल एग्जांपल, तुम जब फ़ोन चार्ज करते हो तो चार्जिंग करके जब तुम अपना चार्जर निकालते हो तो एक्सपीरियंस करते हो चार्जर गर्म हो गया है। बोलो हाँ या ना। फैन, सीलिंग फ़ैन चलता है, कभी सीलिंग फ़ैन का तुमने वो जो सेंटर पार्ट है, द मोटर पार्ट, कभी उसको तुमने टच किया हो तो तुमको फील होता है वो गर्म हो जाता है। तो जहाँ भी मोटर्स लगे होते हैं, इन सिंपल वर्ड, जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा होता है वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो हीटिंग दोनों में हो रही है, कॉइल में भी हो रही है, साथ में पूरे कोर में भी हीटिंग हो रही है। और कोर वाली हीटिंग हो रही है एडी करंट्स के वजह से, और वायर वाली हीटिंग हो रही है नॉर्मल हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू करंट के वजह से, या हीटिंग लॉस ड्यू टू करंट। फिफ्थ एंड लास्ट वन इज द हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस अब मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिस्टेरेसिस लॉस में क्या होता है, हमको मालूम है जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बार बार चेंज करते हैं, तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, रीमैग्नेटाइजेशन, ये सब होता है। तो यहाँ जो अपना सैंपल है उसको एक बार हम एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हैं, फिर फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया तो ये डीमैग्नेटाइज होता है, फिर रीमैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर रीमैग्नेटाइज। इसको हम बोलते थे हिस्टेरेसिस कर्व, याद है। तो हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया होता है ना, ये एरिया वो एनर्जी है जो लॉस हो गई है, इसमें एनर्जी वापस नहीं आती है। तो इस मटेरियल में ज़रा ध्यान से देखो, करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस पूरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, रीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी जा रही है वो वेस्ट हो रही है, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ हो रही है। तो ये तुम्हारे कुछ लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में एनर्जी के, और तो इससे ज़्यादा ट्रांसफार्मर में तुमको कोई पढ़ाएगा नहीं और तुमसे कोई कुछ पूछेगा भी नहीं इससे ज़्यादा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। तो आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर ही था, ट्रांसफार्मर ही कंप्लीट करना था मुझे इस लेक्चर में। नहीं लिखा है तो नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलो बढ़िया। सो विल स्टॉप द लेक्चर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर का। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।